लाइट या प्रकाश, जिसे हम एनर्जी का सबसे शुद्ध रूप मानते हैं, क्या सच में वो अपनी एनर्जी खो देती है जब वो पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए लाइट थक जाती है, या फिर ये बस एक गलतफहमी है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे और जानेंगे कि लाइट की एनर्जी का क्या होता है जब वो अरबों सालों का सफर तय करती है इस बदलते हुए ब्रह्मांड में। तो तैयार हो जाइए कॉस्मिक जर्नी के लिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है और हर मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का स्ट्रेंज स्फीयर चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का पीछा करने वाले हैं जो शायद आपको रात भर सोने ना दे। सोचिए, क्या आपकी मोबाइल की टॉर्च से निकली हुई रोशनी या सूरज की किरणें जब दूर किसी गैलेक्सी तक पहुंचती है तो क्या उनकी एनर्जी कम हो जाती है? क्या वो थक जाती है इस लंबे सफर में, या फिर ये सब बस एक धोखा है, एक साइंटिफिक इल्यूशन? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि लाइट की एनर्जी के साथ जो होता है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो ये कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट क्या है? इसकी वजह से लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और नतीजतन उसकी एनर्जी में एक सिग्निफिकेंट कमी आती है। ये सीधा सीधा हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन का नतीजा है, जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। अब आप सोचोगे, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या हुआ? एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, जो आइसोलेटेड सिस्टम्स में रोबस्ट और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो पूरे यूनिवर्स पर जनरल रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में अप्लाई करते वक्त बहुत ही न्यूअंस्ड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और लाइट की कॉस्मिक जर्नी और उसके एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के असली नेचर को समझेंगे। लाइट को समझने के लिए पहले उसके फंडामेंटल नेचर को समझना जरूरी है। लाइट दो तरह से बिहेव करती है, पार्टिकल और वेव, जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं। ये फोटॉन्स नाम के डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी होती है। फोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनमें मोमेंटम होता है, मास नहीं होता, और वो वैक्यूम में कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मूवमेंट से जनरेट होती है, जो कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसकी फंडामेंटल थ्योरी डेवलप की थी। मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि लाइट एयर, सॉलिड मटेरियल्स और सबसे इंपॉर्टेंट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है बिना फ्रिक्शन या एब्जॉर्प्शन के एनर्जी लूज किए। यही प्रॉपर्टी हमारे पहले सवाल का जवाब देती है कि लाइट कन्वेंशनल सेंस में एनर्जी लूज कैसे नहीं करती। इसकी सेल्फ सस्टेनिंग नेचर इसे खाली स्पेस में बिना मैटर के रुकावट के ट्रैवल करने देती है, जो मैकेनिकल वेव्स से एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, ये सब एक ही फिजिकल फेनोमेनन को रिफर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, वेवलेंथ मीटर्स में या एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। लाइट की ड्यूअल नेचर, वैक्यूम में एक वेव के रूप में उसका कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन और एक फोटोन के रूप में उसके डिस्क्रीट एनर्जी इंटरेक्शंस का इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग, उसके बिहेवियर का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं क्वांटिफाइंग लाइट्स एनर्जी पर। लाइट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से प्रिसाइजली डिफाइन होती है। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जिसे प्लैंक रिलेशन से दर्शाया जाता है, E=hv या A=hf। यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो लगभग 6.626 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स में ज़्यादा एनर्जी होती है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इस फॉर्मूला से लिंक्ड है, V=c/λ। जब हम इसे प्लैंक रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है E=hc/λ। ये इक्वेशन बताती है कि फोटोन की एनर्जी उसके वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब लंबी वेवलेंथ का मतलब कम एनर्जी और छोटी वेवलेंथ का मतलब ज़्यादा एनर्जी। यही क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पिवोटल है, क्योंकि ये सीधे सीधे बताती है कि कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट जो वेवलेंथ को बढ़ाती है, फोटोन की एनर्जी में कमी का कारण बनता है। क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वेवलेंथ में कोई भी बदलाव एनर्जी में प्रोपोर्शनल कमी लाएगा। फोटोन एनर्जी को जूल्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लोअर एनर्जी फोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ज़्यादा कन्वीनियंट है, जबकि जूल्स या माइक्रो जूल्स टिपिकली हाई एनर्जी फोटॉन्स जैसे गामा रेज के लिए यूज होते हैं। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिलेशनशिप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लागू होती है, रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक।
इसका मतलब है कि कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट जो वेवलेंथ को अफेक्ट करता है सभी तरह की लाइट की एनर्जी को इम्पैक्ट करता है, सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को नहीं। इसी वजह से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो पहले हाई फ्रीक्वेंसी लाइट थी अब एक्सट्रीम रेडशिफ्ट की वजह से माइक्रोवेव रेडिएशन बन चुकी है। अब आते हैं मेन इवेंट पर, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड लाइट। ऑब्जर्वेशनल एविडेंस जिसे एडविन हबल ने सिग्निफिकेंटली एडवांस किया था, उसने कंफर्म किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से सिस्टमेटिकली दूर जा रही है और ये रिसेशन वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ती जाती है। इसे फेमसली हबल्स लॉ कहते हैं। ये ऑब्जर्व्ड रिसेशन सिर्फ गैलेक्सीज के स्पेस में मूवमेंट नहीं है, बल्कि स्पेस का खुद एक्सपेंड होना है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन बिग बैंग से शुरू हुआ और अब डार्क एनर्जी नाम की एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रहा है। जब लाइट दूर की गैलेक्सीज से हम तक आती है बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का सफर करके, तो वो स्ट्रेच हो जाती है लंबी वेवलेंथ्स में, क्योंकि जिस स्पेस से वो प्रोपोगेट कर रही है वो खुद एक्सपेंड हो रहा है। इसी फेनोमेनन को प्रिसाइजली कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट कहते हैं। रेडशिफ्ट नाम इसीलिए क्योंकि रेड एंड की लाइट वेव्स में लंबी वेवलेंथ्स होती है। कॉन्सिक्वेंटली दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेडर या इवन इंफ्रारेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये रेडशिफ्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसका रिसेशन रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा रेडशिफ्ट का मतलब है ज़्यादा डिस्टेंस और कॉस्मिक टाइम में पीछे देखना। ये स्पेस टाइम का फैब्रिक का स्ट्रेचिंग है, ना कि कोई कन्वेंशनल इंटरेक्शन या डिसिपेशन जिसके थ्रू लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। इसका मतलब है कि फोटोन कन्वेंशनल फ्रिक्शन या एब्जॉर्प्शन के सेंस में एनर्जी लूज नहीं कर रहा, बल्कि उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि जिस स्पेस टाइम में वो है वो खुद एक्सपेंड हो रहा है या फिर वो खुद डायनामिक है। यहाँ पर एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर रेडशिफ्ट सोर्स और ऑब्जर्वर के स्पेस में रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो लाइट रेडशिफ्ट हो जाती है, पास आ रहा है तो ब्लू शिफ्टेड हो जाती है। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, जब एक एम्बुलेंस की सायरन बजती है तो वो जब दूर जाती है तो उसका साउंड चेंज हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि एम्बुलेंस के मूवमेंट के वक्त ऑब्जर्वर के रिलेटिव में सायरन का साउंड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। डॉपलर शिफ्ट में एनर्जी फोटोन बाय फोटोन कंजर्व रहती है और फोटोन एनर्जी में चेंज सोर्स के काइनेटिक एनर्जी चेंज से बैलेंस्ड होता है। लेकिन कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट स्पेस के खुद एक्सपेंड होने की वजह से होता है। गैलेक्सीज जरूरी नहीं कि हाई रिलेटिविस्टिक स्पीड से स्पेस में मूव कर रहा हो, बल्कि उनके बीच का स्पेस एक्सपेंड हो रहा है और उसमें एम्बेड की हुई लाइट वेव्स को स्ट्रेच कर रहा है। जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट की वजह से बढ़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली कम होती है। प्लैंक रिलेशन के अनुसार फ्रीक्वेंसी में कमी सीधे सीधे फोटोन की एनर्जी में कमी से कॉरेस्पॉन्ड करता है। इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंपेलिंग एग्जांपल है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। CMB हाई एनर्जी लाइट के रूप में ओरिजिनेट हुआ था लगभग 3000 केल्विन पर, जब यूनिवर्स सिर्फ 3,80,000 साल का था। पिछले 13.8 बिलियन सालों में स्पेस के 1000 टाइम्स से ज्यादा एक्सपेंशन की वजह से ये लाइट लो एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशन में रेडशिफ्ट हो चुकी है, जो अब लगभग 2.7 केल्विन पर ऑब्जर्व की जाती है। ये ड्रामेटिक शिफ्ट फोटोन पर एनर्जी में एक मैसिव कमी को दर्शाता है, जो कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट की क्यूमुलेटिव इफेक्ट की सबसे गहरी रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन है कॉस्मिक टाइम स्केल्स पर। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और फैसिनेटिंग पार्ट पर, एनर्जी कंजर्वेशन इन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट अनइक्विवोकली कॉजेस फोटॉन्स टू लूज एनर्जी, मतलब वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी कम होती है। जैसे कॉस्मोलॉजिकल बैकग्राउंड फोटॉन्स अपनी एमिशन एनर्जी का सिर्फ 0.1% ही रिसीव होते हैं, जो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। तो ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये किसी मीडियम में डिसिपेट नहीं होती, ना ही किसी दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफर होती है। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, जो क्लासिकल मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी का कॉर्नरस्टोन है, जनरल रिलेटिविटी में स्पेशली एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही न्यूएंस्ड है और फिजिसिस्ट के बीच ऑनगोइंग डिस्कशन का सब्जेक्ट है। जनरल रिलेटिविटी में एनर्जी कंजर्वेशन को जनरली लोकली कंजर्व्ड माना जाता है एट एवरी स्पेस टाइम पॉइंट, मतलब किसी भी सफिशिएंटली स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। लेकिन पूरे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सिचुएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और अक्सर कहा जाता है कि एनर्जी ग्लोबली कंजर्व्ड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए है क्योंकि जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम खुद डायनामिक है और एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अनलाइक क्लासिकल फिजिक्स के फिक्स्ड बैकग्राउंड पर। इस डायनामिक नेचर का मतलब है कि पूरी यूनिवर्स के लिए टोटल एनर्जी की कोई यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन डेफिनेशन नहीं है।
इस नॉन कंजर्वेशन का थियोरेटिकल अंडरपिनिंग नोएथर्स थ्योरम से रिलेटेड है, जो कंजर्वेशन लॉज को सिमेट्री से जोड़ता है। एनर्जी कंजर्वेशन टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री से पैदा होता है। एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में ये ग्लोबल सिमेट्री ब्रोकन होती है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन होता ही नहीं। तो इस लॉस्ट एनर्जी के बारे में क्या थ्योरीज है, इस पर कई इंटरप्रिटेशंस और डिबेट्स चल रहे हैं। कुछ पर्सपेक्टिव्स डायरेक्टली कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट से जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो सिंपली गायब हो जाती है, फोटोन के पर्सपेक्टिव से, बिना किसी आइडेंटिफाइबल एंटिटी या फॉर्म में ट्रांसफर हुए जो ग्लोबल बैलेंस मेंटेन करे। ये व्यू एक्सेप्ट करता है कि ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन, जैसा कन्वेंशनली समझा जाता है, पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई होता ही नहीं। एक कॉमन अक्सर सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करता है कि फोटोन द्वारा लॉस्ट एनर्जी एक्सपेंडिंग स्पेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन मेन स्ट्रीम फिजिक्स में डिबेटेड है। कुछ सोर्सेज एक्सप्लिसिटली स्टेट करते हैं कि एनर्जी कॉस्मोलॉजिकल डायमेंशंस में कंजर्व्ड नहीं है। वैक्यूम एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी से आते हैं, पूरे स्पेस टाइम में फैला हुआ है, जबकि वैक्यूम एनर्जी खुद लोकली कंजर्व्ड है। इसका कनेक्शन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन को और सटल बना देते हैं। ये कनेक्शन क्वांटम फील्ड थ्योरी और यूनिवर्स के लार्ज स्केल डायनामिक्स के बीच एक क्रिटिकल इंटरसेक्शन है, जो मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक को पॉइंट करता है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी को क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी में यूनिफाई करना। कुछ फिजिसिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि एनर्जी का अपरेंट नॉन कंजर्वेशन एक फ्रेम डिपेंडेंट इशू है। अगर हम एक को एक्सपेंडिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक रेफरेंस फ्रेम जो यूनिवर्स के साथ एक्सपेंड कर रहा है, तो इस फ्रेम में यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट देखी जा सकती है। एक और स्पेकुलेटिव अप्रोच डॉपलर इफेक्ट से एनर्जी कंजर्वेशन फ्रेमवर्क को कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट पर अप्लाई करने की कोशिश करता है। ये ऑनगोइंग डिस्कशन और फिजिसिस्ट के बीच एब्सोल्यूट कंसेंसस की कमी कि इस लॉस्ट एनर्जी को डेफिनेटिवली कैसे अकाउंट किया जाए, या क्या इसे ग्लोबली कंजर्व्ड सेंस में अकाउंट करने की जरूरत है, भी थियोरेटिकल फिजिक्स के फोरफ्रंट पर एक एक्टिव और चैलेंजिंग एरिया ऑफ रिसर्च को हाईलाइट करता है। तो दोस्तों, लाइट की ये कॉस्मिक जर्नी हमारी एवरीडे इंट्यूशंस को चैलेंज करती है। जबकि लाइट किसी मीडियम में डिसिपेट होकर एनर्जी लूज नहीं करती, उसकी एनर्जी स्पेस टाइम की स्ट्रेचिंग की वजह से कम हो जाती है, जो हमारे यूनिवर्स में एनर्जी, स्पेस और टाइम के डीप इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। इस लॉस्ट एनर्जी का अल्टीमेट फेट अभी भी थियोरेटिकल इंक्वायरी का एक एक्टिव एरिया है, जो फंडामेंटल फिजिक्स की हमारे समझ को आगे बढ़ा रहा है और क्वांटम ग्रेविटी जैसे एक और कंप्लीट थ्योरी की जरूरत का इशारा करता है। सन के सरफेस से ओरिजिनेट हुआ ये लाइट एक्चुअली में कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स है, ये आपको अब तक समझ आ गया होगा। हमने अपने पिछली वीडियो में सन से ओरिजिनेट हुई 2024-25 का सोलर मैक्सिमम में सबसे बड़ी सोलर स्टॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है, उसे चेकआउट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल स्ट्रेंज स्फीयर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।